नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टीरियस थिंग की जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। आप सभी ने कभी न कभी कोई ऐसी मूवी ज़रूर देखी होगी जो टाइम से रिलेटेड हो। चलिए आज मैं भी आपको कुछ ऐसा ही बताती हूँ। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है 2006 की, जहाँ पर यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक शख्स पाया गया जिसने बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। साथ ही उसके गले में एक बहुत पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। पर लोगों ने जब उससे देखा तो उनको लगा कि शायद कोई पागल है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होती है और आसपास का एरिया भी। लेकिन उसको देखकर सब लोग ये समझने लगे कि आजकल के टाइम में ऐसे कपड़े कौन पहनता है, तो उसको सब लोग पागल समझने लगे। पर उन सब लोगों को क्या मालूम था कि वो एक टाइम ट्रेवल का हिस्सा बन गए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में। जब उस आदमी से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सर्गी पोनोमलिंगो बताया। जब पुलिस ने उससे आईडी मांगी तो उसने अपनी एक ऐसी आईडी दिखाई दी जो ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो कि इस टाइम पर थी ही नहीं। उसकी आईडी सोवियत यूनियन ने इशू कर रखी थी और यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही एक पार्ट था, लेकिन उसको बंटवारा हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके। ऐसा नहीं था कि यूक्रेन की पुलिस ने कभी सोवियत की आईडीज़ नहीं देखी थी, लेकिन उसकी जो आईडी थी उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 शो हो रही थी और साथ ही वो फोटो भी उसी की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जब 1932 की थी, लेकिन वो दिखने में एक 20-25 साल का लड़का लग रहा था। लेकिन वहाँ की पुलिस को ये सारा माजरा समझ में नहीं आया, क्योंकि 1932 में पैदा होने वाला इंसान 2006 में 74 इयर्स के बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख रहा है। जब पुलिस ने सर्गी से क्वेश्चन किया कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस ने ये समझ लिया कि वो पक्का एक पागल है। तो फिर वो उसको एक मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर पाव्लो कट्रिकोव ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तब डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम 1958 से डायरेक्ट 2006 में कैसे आ गए। तब सर्गी ने जवाब दिया कि मैं नॉर्मली घर से बाहर निकला था स्ट्रीट पर एक अच्छी फोटोग्राफ्स लेने के लिए, पर तभी उसे आसमान में कुछ अजीब सी चीज उड़ते हुए दिखाई दी और उसने उस चीज की भी पिक्चर ली। तब डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो वो चीज़ कैसी दिखती थी। तब सर्गी ने जवाब दिया कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो चीज़ कैसी दिखती थी, लेकिन मेरे कैमरा में कुछ फोटोग्राफ्स की रील है जिसमें मैं सारी फोटोज लिया करता, और मैंने उस अजीब सी दिखने वाली चीज़ की भी फोटो अपने कैमरा में ली थी। ये बताते हुए उसने अपना कैमरा डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। लेकिन उसकी हैरानी और तब बढ़ गई जब उसने उस कैमरा को देखा, क्योंकि उस कैमरा की कंडीशन बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही थी, वो एक नए कैमरे जैसा ही लग रहा था। लेकिन जब उसने कैमरा को ध्यान से देखा तब उसने पाया कि ये एक बहुत ही पुराना यशिमा फ्लेक्स कैमरा है जो कि 50s में यूज़ किया जाता था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी उस कैमरा से फ़ोटोज़ निकालने की थी, क्योंकि उसमें जो रील डली हुई थी उसको 1970s में ही डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। फिर एडम पॉइजनर नामक एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने रील पर पड़ी हुई डेट ध्यान से देखी। तब पता चला कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। तब उसने फोटोग्राफ्स डेवलप किए और तभी ये चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी फोटोज थी। गाड़ियाँ, स्ट्रीट साइंस, बिल्डिंग्स, सब कुछ 1950s का था। साथ ही उन फोटोग्राफ्स में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की एक फोटो भी थी। इन फोटोज में वही सर्गी था जो 48 इयर्स के बाद भी उन्हीं कपड़ों में और उसी कंडीशन में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। और जैसा कि सर्गी ने बताया था कि उसकी आखिरी फोटो में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जिसे देखकर डॉक्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। इसके बाद डॉक्टर के पास सर्गी को बिलीव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि सर्गी 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। डॉक्टर अभी इसी कंफ्यूजन में थे कि सर्गी वहां से उठा और रूम से बाहर गया और गेट बंद किया और उसके बाद वो कभी लौटा ही नहीं। सर्गी बिना किसी प्रूफ के गायब हो चुका था। उसने अपने पीछे छोड़ा तो सिर्फ अपना वो कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी एक अजीब कहानी। एक ऐसी अजीब सी कहानी जिसको जितना समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही लोगों को कंफ्यूज करती जा रही। जब पुलिस ने इस केस को और इन्वेस्टिगेट किया
तो उस फोटोग्राफ में उसके साथ खड़ी उस गर्लफ्रेंड के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की और तब पता चला कि सर्गी पोनोमालेंको 1958 में एक बार सच में गायब हो गया था। और जब उसकी गर्लफ्रेंड पर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि आज वो 70 ईयर्स की हो चुकी है। तब उसने बताया कि सर्गी सच में 1958 में कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, लेकिन वो वापस भी आ गया। वो उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ जितने टाइम के लिए वो 2006 में आया था। लेकिन साथ ही उस महिला ने एक और बात बताई जिसे सुनकर सभी लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो शॉक हो गए, क्योंकि उसने बताया कि सर्गी 1960s में भी एक बार गायब हुआ था और उसके बाद से वापस नहीं लौटा है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। उस महिला को कुछ सालों के बाद सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई थी जिसमें लिखा था 2050। इसमें सर्गी की एज ज़्यादा नजर आ रही है और उसके बैकग्राउंड में कीव सिटी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके बैकग्राउंड में सिटी स्काई स्क्रैपर से भरी हुई है। साथ ही नोट में ऐसा भी लिखा था कि वो जल्दी ही वापस भी आएगा, बट एनी रीजन शायद वो वापस नहीं आ पाया। सर्गी पोनोमालेंको की ये स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये शो और ये स्टोरी इंटरनेट पर छा गई। पर इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टोरी रियल थी? इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी लोग टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं, फ्यूचर में टाइम ट्रेवल। हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को प्रूव करता है कि हम लोग फ्यूचर में एक घंटा करके टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अपना 1 घंटा आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके अकॉर्डिंग स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और स्पीड पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पर चेंज होता रहता है, उसी तरह स्पेस में ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास उसका टाइम डिसाइड करते हैं। हम अर्थ पर रहते हैं तो इसका टाइम इसकी स्पीड और इसके मास पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पर चले जाएं जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ का टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा स्पीड होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से पूरे यूनिवर्स में 5 साल तक घूमती रहे और वापस अर्थ पर आए, तो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 5 साल ही गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाता है उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हैफेलकेटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें 12 एटॉमिक क्लॉक्स को सेम टाइम पर सेट किया गया था और एक प्लेन में 4 क्लॉक्स को रखकर ईस्ट की तरफ भेज दिया गया और एक प्लेन में 4 क्लॉक्स को रखकर वेस्ट की तरफ भेज दिया गया और 4 क्लॉक्स को सिर्फ अर्थ पर ही रखा गया। और जब दोनों प्लेन्स ने पूरे अर्थ का रोटेशन करके वापस लैंड किया और जब तीनों टाइप्स की क्लॉक को मैच किया गया तो उसमें टाइम डायलेशन पाया गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक अर्थ की क्लॉक के मुकाबले 59 मिली सेकेंड्स स्लो हो चुकी थी, यानी कि जो जहाज ईस्ट में गया था उसके लिए टाइम स्लो हो गया था और जो प्लेन वेस्ट की तरफ गया था उसकी वॉच 279 मिली सेकेंड फास्ट हो गई थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। टाइम ट्रेवल की दूसरी थ्योरी है ग्रेविटी। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। इस थ्योरी का भी एक एक्सपेरिमेंट 2010 में किया गया था। एक एटॉमिक क्लॉक को एक शेल्फ पर रखा गया और दूसरी एटॉमिक क्लॉक को उस शेल्फ से 33 सेंटीमीटर ऊपर वाली शेल्फ पर रखा गया और जो दोनों शेल्फ में से अर्थ के पास वाली शेल्फ थी उस पर ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उस एटॉमिक क्लॉक की स्पीड स्लो हो गई थी। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि दोनों शेल्फ का डिफरेंस सिर्फ 33 सेंटीमीटर्स था। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल, तो वहां पर अर्थ के अकॉर्डिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो गुजरेगा। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां पर वो लोग एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जो कि ब्लैक होल के बहुत ही पास है। वहां पर गुजारा जाने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। ग्रेविटी और स्पीड की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट्स, जिनमें की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक इंस्टॉल होती हैं, उनके टाइम को भी बार बार अर्थ के टाइम से हमें मैच करना पड़ता है।
अदरवाइज हम लोग कभी भी किसी की भी लोकेशंस अपने फ़ोन में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि स्पीड और ग्रेविटी की वजह से उन सैटेलाइट्स का टाइम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिसको हमें बार बार फिक्स करना पड़ता है। क्योंकि ये सैटेलाइट्स हर वक्त 11,300 किलोमीटर्स की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं, इसलिए इनका टाइम चेंज होना बहुत ही कॉमन है। ये तो हमने डिस्कस किया फ्यूचर में टाइम ट्रैवल को, जो कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा रॉकेट या स्पेसशिप नहीं बना सकते जिसकी स्पीड लाइट के जितनी हो। एज वी ऑल नो कि लाइट कितनी फास्ट है, कुछ ही मिली सेकेंड में एक स्विच ऑन करने से बल्ब जल जाता है। और ग्रेविटी के थ्रू भी अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो हमें ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि 1560 लाइट ईयर्स दूर है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर कोई ऐसा इन्वेंशन किया जाए जिससे कि टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। पर सर्गी पोनोमालेंको की कहानी में कितनी सच्चाई है, या फिर वो एक झूठ है, या फिर वो एक स्क्रिप्टेड कहानी है? ये स्टोरी 2012 में यूक्रेन के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई, जिसका नाम था एलियंस, जिसके 3rd एपिसोड टाइम ट्रैवलर में ये कहानी दिखाई गई। इसके अलावा सर्गी की जो आइडेंटिटी थी उस पर जो स्टैंप देखी गई है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्टैंप सोवियत यूनियन के स्टैंप से काफ़ी अलग है। और आखिर में 2050 वाली वो फोटो, जिसमें सर्गी के बैकग्राउंड में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, लेकिन उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स कुछ हद तक सिमिलर। इसका मतलब ये फोटो फोटोशॉप करके एडिट किया गया था। इसके अलावा जितनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें दिखाई गई थी, उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं पाया गया। और अगर डॉक्टर पाव्लो कोट्रेगोव इतने ज़्यादा फेमस डॉक्टर थे तो उनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? बेशक ये स्टोरी बहुत ही वेल प्लान थी, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ये स्टोरी और ये शो सिर्फ व्यूज़ और रेटिंग्स के लिए बनाया गया। टाइम ट्रैवल के टॉपिक में कंफ्यूजन तब आती है जब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो पास्ट में भी शायद कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया गया है, लेकिन साइंस का ऐसा मानना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम पास्ट में कभी भी ट्रैवल कर सकें, क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स। मान लें कि हम किसी टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में 10 साल पीछे चले जाएं और उस मशीन को बनने से ही रोक दें, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस सिचुएशन को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें वो सिर्फ अकेले ही शामिल थे। इस पार्टी की सबसे अजीब बात ये थी कि इस पार्टी की इनविटेशन उन्होंने 1 साल बाद रिवील की और कहा कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर है तो 1 साल पीछे जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनका एक समझाने का तरीका था कि पास्ट टाइम ट्रैवलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। उम्मीद है आपको इस वीडियो में टाइम ट्रैवलिंग का टॉपिक काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।